क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। 11 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारे नोटिफिकेशन जो करंट अफेयर्स हैं, ऑडियो लेक्चर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए, और जो है तो आप लोग बात कर सकते हो हमसे 9650347272। पूरा फाउंडेशनल कोर्स होगा 2023 के लिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक, तो याद रखिएगा। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक आया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। ठीक, गोपनीयता। जैसे जो डेटा उदय यानी कि आधार वालों ने हमसे लिया है, बायोमेट्रिक डेटा ले रखा है, जैसे आइरिस स्कैन है, फिंगरप्रिंट्स है, तो इन सब डेटा का उपयोग पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं करा सकता। ऐसा सेक्शन 29 जो है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2016 वाले के सेक्शन 29 में कहा गया है। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आधार से ये मांगा था उदय से कि आप जो है हमें जो सस्पेक्ट है उसके जो फिंगरप्रिंट है या जो पिक्चर हैं उसको मैच करने की इजाज़त दे दो। जो आपके पास डेटा ऑलरेडी है उसका आधार नंबर में निकाल लिया, तो वहाँ से आप जो डेटा है आपके पास फिंगरप्रिंट का या फिर आइरिस स्कैन का, तो हम उसको मैच करके देखना चाहते हैं। तो उदय ने बोला कि ऐसा है भाई साहब, ये हम लॉ के में लिखा हुआ कि नहीं शेयर कर सकते, सो वी आर नॉट शेयरिंग विद यू। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। और ये आधार कार्ड जो है, वैसे भी आधार नंबर, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप ऑल्सो। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि कौन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रेसिडेंट उसको बुलाता है जो 6 महीने या फिर 182 दिन से ज़्यादा भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो दीज आर सम फ्यू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द दिस टॉपिक, विच आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब गोपनीयता क्यों करना चाहते हैं? देखो, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। संविधान के, भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ये पुट्टू स्वामी सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्रिवेसी, गोपनीयता का जो राइट अधिकार है वो आपका, निजता का जो अधिकार है वो आपका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक, तो प्लीज इस सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कूल होके, बिल्कुल काम एंड कंपोज होके पढ़िए, ठीक है ना, बिल्कुल हबड़ तबड़ में नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक है पीएम वाणी। पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है? आपका प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाओगे, ठीक, तो वहां पे आपको वाईफाई चलाना है, तो आपका या तो मोबाइल इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हो या फिर वाईफाई यूज़ कर सकते हो। वाईफाई की स्पीड तो नॉर्मली ज़्यादा होती है, बेटर कनेक्टिविटी होती है। तो रेलवे 100 रेलवे स्टेशन अभी फिलहाल के लिए रेलटेल करके है, रेलवेज और रेलवे को मतलब टेलीकम्युनिकेशन से जोड़ने का काम करती है। मिनी रत्ना पीएसयू है, गवर्नमेंट का कंपनी है, तो उसने ये स्कीम चालू करी है 100 रेलवे स्टेशन पर कि आप जाइए, पीएम वानी जो है गूगल एंड्रॉयड, जो आपका गूगल ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करिए पीएम वानी एप्लीकेशन, और उसके थ्रू आप जो है वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। ठीक, फुल फॉर्म याद रखिएगा, समटाइम्स दे आस्क फुल फॉर्म ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि, और जो मोबाइल है, ये वाईफाई मोबाइल ऐप है जो, ये WIDOT करके इसका ऐप का नाम है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसको C ने मिलकर बनाया है। ठीक, पीएम वाणी वाईफाई से संबंधित है, रेलटेल द्वारा रेलवे स्टेशन पे मिलेगा। अभी तो 100 रेलवे स्टेशन है, आगे जून 2022 तक कोशिश यह है कि 6102 रेलवे स्टेशन जो है भारत में, सभी को पीएम वाणी बेस्ड एक्सेस रेलवे पब्लिक वाईफाई सर्विसेज से जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक, एक तो आप वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन वाला जो V करके, इसको डाउनलोड करके भी एक्सेस कर सकते हो, और जो पारंपरिक तरीका है कि आपने वाईफाई ऑन किया, उससे आपने सर्च किया कौन कौन से वाईफाई अभी अवेलेबल है नेटवर्क, और उसके थ्रू जो है आप
रेल वायर सर्विस सेट आइडेंटिफायर को सर्च करके आप वहां से भी जोड़ सकते हो। तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड डाउनलोड दिस मोबाइल एप्लीकेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस द वाईफाई ऑन रेलवे एट रेलवे स्टेशन। ठीक, याद रखिएगा, पीएम वानी एक ऐसा एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, जो सभी वाईफाई नेटवर्क जो अलग अलग हैं उन सबको जोड़ने का काम करना चाहता है। ठीक, पीएम वानी इज रिलेटेड टू वाईफाई एट रेलवे स्टेशन राइट नाउ। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। देखो, जो एटम होता है, एटम में हम लोग ने पढ़ा है कि भाई साहब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उसके इर्द गिर्द जो है पेरिफेरी पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, लेकिन जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है वो कहता है कि यार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें इन्होंने कहा कि और भी कई सारे नाम है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स ऐसा बोलता है जिसमें क्वार्क्स होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं। लेप्टॉन्स का जो है एग्जाम्पल होता है, मैं मतलब लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन एक एग्जाम्पल है, म्यून है, टाउ है। ठीक, तो मे बी क्वेश्चन वहां पे क्या पूछेगा आपसे। ठीक, ये तो नहीं पूछेगा भैया बताओ कि गॉड पार्टिकल कैसे बना या फिर क्या है, थेसिस तो पूछेगा। वी आर नॉट गोइंग इनटू ए साइंटिफिक एग्जामिनेशन। हमें ये सर्च कर ये देखना है कि वहां पे वो पूछेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा लेप्टॉन नहीं है। ठीक, तो वो क्या करेगा, आपको जो है या तो क्वार्क वाले सारे दे देगा, उसमें से जो है लेप्टॉन मतलब 4 लेप्टॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन म्यून टाउ, और एक स्ट्रेंज दे देगा। तो स्ट्रेंज इज अ क्वार्क। तो आपको ये जो फिगर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। यू हैव टू लर्न विच ऑफ देम आर क्वार्क्स एंड विच ऑफ देम आर लेप्टॉन्स। ठीक है, तो ये बोसॉन है आपका, ग्लूऑन, फोटॉन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन और हिग्स बोसॉन, जो कुछ जो है सर्न ए करके एक जगह है, वहां पे खोजा गया था कुछ टाइम पहले 2014-15 में। तो ये चीज़ें हैं, और फर्मियन बोसॉन ये वाले हैं, लेप्टॉन ये वाले हैं, आपका क्वार्क ये है, इनको बस याद कर लीजिए। अभी बस सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, न्यूज़ में क्यों है भाई साहब, कोलाइडर डिटेक्टेड एट फर्मी लैब, ये आपका यूएस में। इसने बोला कि भाई साहब डब्ल्यू बोसॉन को हम लोगों ने मेजर किया, उसके द्रव्यमान को, मास को मेजर किया, डब्ल्यू बोसॉन, हियर इट इज। और उसने बताया कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है उसने जो मास बताया है कि द्रव्यमान कितना होता है डब्ल्यू बोसॉन का, उससे अधिक है मास जो हमने अभी यहां पर देखा है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि या तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो बता रहा है वो सही नहीं है, या फिर इनकम्प्लीट है, या फिर हमने जो किया है उसको हम और लोगों से करा के फिर चेक करेंगे कि वेदर देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द मासेस, मतलब मास जो हम बता रहे हैं और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स वो बता रहा है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। ठीक, तो मेन यहां से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेप्टॉन, कौन सा क्वार्क है, कौन सा बोसॉन है, हिग्स बोसॉन क्या है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि इन और उन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, ये मतलब कंप्यूटर की से बात करने की एक लैंग्वेज है, भाषा है, हम उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। ये इंस्ट्रक्शन जो एल्गोरिथम है ये बैक एंड पे होते हैं। ठीक, जैसे जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जैसे हम लोग जो है कोई सॉफ्टवेयर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो हम फ्रंट यूजर हैं, लेकिन एक बैक एंड यूजर होता है जो उसके पीछे का एल्गोरिथम लिखता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, तो वो जो है वो ये सब लिखेगा, बताएगा कि अच्छा बताओ ये अगर ये यस दबाएगा तो तुम्हें यहां जाना है, अगर नो दबाएगा तो तुम्हें वहां जाना है। ठीक, तो उसके एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इट इज अ कंप्यूटर, इट इज अ वे टू टॉक विद द कंप्यूटर, और फ्रंट एंड और बैक एंड वाले इसके लिए तैयारी करते हैं। तो ये अभी एल्गोरिथम की बात करिए तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, हाँ आप देख ही रहे हो, हर कोई इंटरनेट कर रहा है, तो एल्गोरिथम भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, कई सारे इनपुट्स मांग रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे प्रिवेसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, आप सर्च इंजन में जाते हो गूगल पे, आप वहाँ पे डालते हो यूपीएससी, ठीक है, या फिर डालते हो कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो आपको उसके अनुसार जो है कुछ जो है आगे जाके वो मिलता है, कुछ रिजल्ट आते हैं, उस पर आप चूज करते हो। तो
तो ये इसमें क्या हो रहा है कि ये लोग एल्गोरिथम भी अपनी चेंज कर रहे हैं। कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई साहब कुछ ना कुछ जो है, जो प्राइवेसी है वो भी खतरे में आ रही है लोगों की, क्योंकि इतना डेटा है कैसे करें। ठीक, एल्गोरिथम भी ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ गूगल जो है अपने एल्गोरिथम को कुछ चेंज करता है। वो ऐसा कर देता है कि मान लीजिए कोई सर्च करेगा, ठीक, तो जैसे मेरा है, अब किसी ने मार्केटिंग में पैसे लाखों रुपए डाल रखे हैं, ठीक, तो भले ही मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बनाऊं, मेरा वहां पे वो नहीं शो करेगा। ठीक, आप जैसे ही मान लो यूपीएससी डालोगे तो आपको एक दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर यूपीपीएससी डालोगे, एक दो जो धन्ना सेठ वाले इंस्टीट्यूशन है, वही जो है आपके, वो कहने के लिए गरीब है, बहुत अमीर हो चुके हैं वो लोग। ठीक, तो वो जो है वहां पे उन्हीं का ही दिखता है, क्योंकि गूगल को उन्होंने पैसे खिला रखे हैं। तो ये चीजें हैं। तो भले ये इसमें ये क्या है कि आपका अपना एक एडवांटेज, जो उस पर जो पोजीशन आ गया, हमारा ही डेटा है, गूगल लेता तो डेटा हमसे ही है ना, और उसको हमें जो है अच्छे से हम ही को वापस जो है बेचता है। तो ये सारी चीजें हैं, एल्गोरिथम हमारी जो है एक लाइफ को चेंज भी कर रहा है। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है एमपी लैड्स, लोकल एरिया डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो है एमपी को, यानी कि सांसद को 5 करोड़ रुपया हर साल, ठीक, नहीं मिलता है। क्या मतलब ये है कि एमपी को थोड़ी ना मिलता है। एमपी, ये तो जिला प्रशासन के पास में 5 करोड़ रुपया चला जाता है। समझो मेरी बात, मैं इसलिए इसको इस तरीके से बता रहा हूं कि एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एमपी को 5 करोड़ रुपया मिल जाता है, नहीं, उसके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है गुरुजी। ये 5 करोड़ रुपया जिला प्रशासन के पास में जाता है। वहां पर एमपी महोदया ये बताते हैं कि ये फला काम, ये काम, वो काम कराना है, और उस काम के कंप्लीशन के बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ही पैसा फिर निकालने की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की। इट्स नॉट लाइक कि एमपी गए और एटीएम से पैसा निकाल के उन्होंने पेमेंट कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो प्रशासन में ही, एडमिनिस्ट्रेशन में ही पूरा पैसा रहता है। एमपी जस्ट उसको रेकमेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगना चाहिए, और इसका जो लॉ है उसके अनुसार कि जो है इमूवेबल एसेट होना चाहिए, परमानेंट एसेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन 2016 में बताई गई थी। अब इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि जो 5 करोड़ रुपया आता है तो उस पर ब्याज मिलता है। ये चीज मैं भी हैरान था, मैंने नहीं पढ़ा था इसे। तो उस पर ब्याज मिलता है, और अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसने कहा है कि ऐसा है कि ये जो ब्याज जो है वो भी इसी में जुड़ जाता था। तो अभी ये देखा जा रहा था, आप लोगों ने सुना पढ़ा भी होगा कि एमपी लैड का पैसा जो है अनयूज्ड जा रहा था, लोग यूज ही नहीं कर रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए, साफ बात है कि एमपी को लगता है कि ज़्यादा पैसा जो है वो उसको शायद नहीं मिलेगा, ठीक, पर्सनली। तो वो क्या करता है कि वो फिर कोई योजना बताती है, या फिर किसी भी कारणवश अगर वो पैसा नहीं होता है तो उस पर जो ब्याज है वो उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है। अब जो है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये ब्याज अब इस 5 करोड़ में नहीं, 5 करोड़ ही रहेगा वो, उस पर जो ब्याज आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है आपका जुड़ेगा। ठीक, उसमें चला जाएगा। और आपको पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें सारा राजस्व जो आता है, जो भी पैसा उसमें जाता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही, के जो है लॉ के द्वारा ही निकाला सकता है, सरकार नहीं निकाल सकती। तो इस पे जो है ये पहले काफ़ी लोग को अच्छा भी लग रहा है, कई लोग को नहीं लग रहा है। जो भी चीज़ें हैं, मेन चीज़ ये है कि 5 करोड़ रुपया आएगा तो उसको रखने के और ब्याज कमाने के लिए नहीं है 5 करोड़ रुपया, वो है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए प्रोएक्टिवली। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आई होप कि इसमें सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। 5 करोड़। अच्छा, आप लोग से कमेंट करके मैं जानना चाहता हूँ कि एमएलए को कितना मिलता है। एमएलए के लिए भी ऐसी स्कीम है, कितना उसको पैसा मिलता है सालाना, ये बताइएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आपका संचित निधि जो है, ये इससे संबंधित मेरा एक ऑडियो लेक्चर भी है, वीडियो भी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर आप लोग साथ रोज साझा किए जा रहे हैं, जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उससे संबंधित। अंडमान एंड निकोबार, ठीक, पहले तो उसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं यहाँ। ठीक, देखिए, इंडियन ओशियन में है, आपका बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान सी इसके जो है ईस्ट में आती है। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में 10 डिग्री जो है चैनल एक जाता है, और
इसकी जो कैपिटल है वो लोअर अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान आइलैंड्स में 4 जो है समूह हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर और लिटिल। ठीक, तो नॉर्थ, लोअर, मिडिल और इस तरीके से लिटिल, ऐसे याद कर सकते हो। वहीं निकोबार आइलैंड जो है उसमें कार निकोबार सबसे नदन उसमें है, और सबसे नीचे जो है ग्रेट निकोबार है, सबसे बड़ा आइलैंड है ये। बाकी कटचाल हो गया, थरासा, पाका, नॉन कौरी और लिटिल जो है। तो यहाँ पर आप लोग से कमेंट करके मैं जानना चाहता हूँ कि एक बैरल आइलैंड करके है और एक और जो है आइलैंड है जो कि वॉल्केनो है। नाम उसका आप लोग जरूर बताइएगा, कोई भी नॉर्मल जो मैप वाली बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखो ये आइलैंड है, एक जो है आपका जो है ये क्या है, द्वीप है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि कुछ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए हैं, क्योंकि आइलैंड है, आइलैंड की तो हर जगह ये कोस्टल एरियाज हो जाएगा ना, तो ऐसा पानी है इधर। तो उन्होंने कुछ अप्रूव किए हैं गैस पावर्ड प्लांट्स। अंडमान निकोबार को भारतीय सरकार जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध डेवलप करना चाहती है। ठीक, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। यहाँ इसके जस्ट बगल में आप देखो तो सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ से सारे जो है ट्रांसशिपमेंट जो है मलक्का स्टेट होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए जाते हैं इंडियन ओशियन। तो यहाँ से आपको गुजरना पड़ता है इसके नीचे से ऐसे। तो हम इसको डेवलप करें तो काफ़ी चीज़ें इसको जो है यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट भी होगा और जो है हमारा स्ट्रेटजिक वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक, तो इसलिए जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है इन्वायरमेंट। लेकिन भाई एक तो ट्राइबल एरिया है, ऊपर से आइलैंड है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से हमें कई सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। एक कोस्टल जोन रेगुलेशन 2019 वाला है, आइलैंड कोस्टल जोन रेगुलेशन। तो उसमें ये कहता है कि जो खतरे वाले जो है वनरेबल तटीय क्षेत्र है वहाँ पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा विकास नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कोस्टल जोन में कुछ गैस पावर्ड प्लांट को जो है मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर एक अथॉरिटी होती है, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि रिकमेंड करती है कि भाई साहब गैस बेस्ड पावर प्लांट बिजली बनाने वाली, तो वो परमिटेड होगी कि नहीं होगी और कहाँ हो सकती है, जहाँ पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है किसी द्वीप का, आइलैंड का, वो 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ये रिकमेंड करती है। ठीक, अभी यहाँ पर एनटीपीसी वाले पर्सनल गए थे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाले, तो उन्होंने यहाँ पे ड्यूअल फ्यूल पावर प्लांट जो है, जो कि डीजल और एनर्जी दोनों चलता है, उसको कमीशन कर दिया है। और इसमें अंडमान रीजन को जो है नीति आयोग ने पॉलिसी पुश के जरिए इसको डेवलप करने की बात कही है। ग्रेटर अंडमान रीजन जो है, ठीक है, इसको और द सदर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द आइलैंड, इसको जो है और अच्छे से ज़्यादा जो है डेवलप करने की बात करी आ रही है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है साउथ बे पर, ठीक, 12,000 करोड़ का। एक कोस्टल एरिया में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की बात करी आ रही है, ऐसे करके। और एक फ्री ट्रेड जोन बनाए जाने की बात करी आ रही है, और वेयर हाउसिंग, भाई सामान भी तो रखोगे, जो ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। तो ये सारी चीज़ें इसको करके जो है इसको डेवलप करने की बात कही जा रही है। ठीक, अगला टॉपिक है ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी क्या है? ये आसाम राइफल्स ने सन 1991 में, ठीक है ना, जब नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री जी की नेतृत्व में 15 सोल्जर जो आसाम राइफल के 7th बटालियन के थे, उन्होंने 72 पाकिस्तान ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट, पाकिस्तान प्रशिक्षित चरमपंथियों को मार गिराया था और 13 को कैप्चर कर लिया था जम्मू एंड कश्मीर में 14,000 फीट की ऊंचाई पर। ठीक, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दूधी। और अभी जो सोल्जर्स उस समय के सरवाइव कर रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है 30 साल मतलब सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठ को रोकने के लिए, तो हम इसको सेलिब्रेट अभी कर रहे हैं। ऑपरेशन दूधी आसाम राइफल के द्वारा पाकिस्तान के जो चरमपंथी उनको मार गिराने का एक ऑपरेशन था जम्मू एंड कश्मीर में। 2 आसाम राइफल के सोल्जर्स की डेथ भी हो गई थी। 6 घंटे यहाँ पर गोलीबारी चली थी। ठीक, अगला टॉपिक है कि भैया ये साइक्लोन जो आते हैं आपके उनको जो इंडियन ओशियन है
उसमें जो नदर्न इंडियन ओशियन या फिर साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन जो है उसमें ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन चक्रवात आते हैं उनका नाम किस तरीके से रखा जाता है। तो देखो अभी जो साइक्लोन आया है ठीक ईस्ट में है, फिर यहाँ से ये ऐसे घूमेगा, इसका नाम है असनी। ठीक, असनी नाम है, आसानी नहीं है, साइक्लोन असनी। ये नाम दिया है श्रीलंका ने। ठीक, एक लिस्ट होती है नाम की, ठीक है, और ये नाम श्रीलंका ने दिया है जिसका मतलब होता है सिनेलीज लैंग्वेज में रात यानी कि क्रोध। तो ये नाम है और बे ऑफ बंगाल के रीजन में ये आया हुआ है। और इसमें जो है आपका 2000 में ये नेमिंग कैसे चालू हुई इसको समझ लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक UNESAP करके, ये मैंने अभी देखे आप लोग को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स का एक ऑडियो लेक्चर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग से मैंने बताया कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, बताइए कमेंट करके कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। तो इन दोनों ने मिलकर WMO और ESCAP ने मिलकर 2000 में साइक्लोन को नाम देने की प्रथा चालू की थी। क्यों भाई, आसानी रहती है। अब किसी को अगर बोल दो भैया तटीय क्षेत्र में कि भैया जो है ये P123 KWLL ये चक्रवात आ रहा है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से उसको कुछ नाम हो। ठीक, पूरे रीजन में 13 कंट्रीज हैं, वो सभी लोग कुछ कुछ नाम देते हैं। ठीक, 13 कंट्री अपने 13 नाम देते हैं। ठीक, 13, तो उस नाम से समझना आसान होता है, एक साइक्लोन को दूसरे साइक्लोन से डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है। तो इन सब के वजह से जो है ये चीज़ चालू करी गई और एक पूरी लिस्ट बनती है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन लिस्ट होती है। ये इस WMO ESCAP का जो पैनल है वो उसको लिस्ट को तैयार करता है। अप्रैल 2020 में नई लिस्ट आई थी अभी। ठीक, और उस लिस्ट में पहला जो साइक्लोन था वो कौन सा था, पहला या आखिरी था साइक्लोन पिछले वाला, वो था अम्फन। एक बार इसको कंफर्म करके बताइएगा। अभी ये लास्ट वाला जो था पैनल जो लिस्ट थी उसमें लास्ट जो साइक्लोन था वो अम्फन था। ठीक, अब इसमें इसको नाम देने में कुछ जो है गाइडलाइंस भी होती है, ऐसा नहीं कुछ भी आप नाम दे रहे हैं। ठीक, चुड़ैल का नाम लिखे दे रहे हैं आप, वहाँ आपके यहाँ क्या जो भी है, या फिर कोई इसमें क्या चीज़ें ध्यान दिया था कि न्यूट्रल होना चाहिए नाम। ठीक है, कोई भी कंट्री नाम दे रहा है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका नाम दिया तो वो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल फिगर के नाम पे ना हो। ठीक, मान लीजिए उसने कुछ राजपक्सा के नाम पे नाम दे देना है, अरे ये तो कह रहे हैं या ऐसा कुछ, तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। रिलीजियस बिलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, कि धर्म के कोई वो कर दें, या फिर कल्चर से या फिर जेंडर से संबंधित नहीं होना चाहिए। और 8 लेटर अक्षर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ भी है। और ट्रॉपिकल नेम जो है नॉर्थ, एक बार जो नाम दिया जाता है वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो भैया नए नए नाम ढूंढते रहो, ज़्यादा नाम ना जरूरत पड़े तो इसके लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन काम आए, ये ज़्यादा मेरे ख्याल से सही रहेगा। ठीक, असनी देखिए ये दिया है श्रीलंका ने। अब नेक्स्ट कौन सा अगर जो भी आएगा साइक्लोन उसका नाम क्या होगा ये आप लोग को बताना है। ठीक, ये कॉलम 1 ऐसे करके 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसमें पाकिस्तान भी है, गुलाब देख रहे हो, असना, सऊदी भी है इसमें, आपका श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, इन कंट्रीज का नाम एक बार देख लीजिएगा। 13 कंट्रीज जो है ये देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभी जो देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 5वां 2019-21 का जो आंकड़े हैं उसमें ये एक डेटा आया है कि अल्कोहल कंजम्पशन, शराब की खपत मेल फीमेल और कहाँ की मेल फीमेल कितना क्या करती हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया कि पूरे देश में 1% महिला जो 15 से 49 एज के बीच की हैं वो जो है दारू पीती हैं। ठीक, और वहीं जो मेन हैं वो 22% पीते हैं इस एज के जो ग्रुप के हैं। ठीक, दारू खींचने में ये 1% महिला जो है दारू खींचती हैं और 22% जो पुरुष हैं वो दारू खींचते हैं, पीते हैं। ठीक, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्कोहल विमेन कहाँ की विमेन है जो पीती हैं, वो अरुणाचल प्रदेश की हैं, उसके बाद सिक्किम की, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा दारू पी जा रही है। और अल्कोहल यूज़ अगर देखा जाए मेन में सबसे ज़्यादा गोवा में, ठीक है ना, डोप शोप वहाँ चल रहा है भाई साहब बेहतरीन। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश महिलाओं में नंबर 1 है और मेन में नंबर 2 है, भयंकर दारूबाजी हो रही है। और इसके बाद तेलंगाना में 50% है, वाइल इट इज़ लोवेस्ट इन द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे कम दारू पी जाती है, ये भी कह सकते हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है कुछ 90-99% वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम दारू नहीं पीते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए जो है ये इतना कम यहाँ पे कंजम्पशन है।
ठीक, तो अच्छी बात है, चाहे जैसे भी हो, दारू पीना कोई अच्छी बात नहीं है। विमेन जो दारू पीती हैं उसमें 17% तो रोज डेली खींचती हैं दारू, कुछ जो है हफ्ते में एक बार 37% तक खींच लेती हैं दारू। वहीं मेन में देखा जाए तो 15% तो भाई साहब रोज रोज शाम को ठर्रा चल रहा है, और 43% जो है वो हफ्ते में पीसते हैं और खींचते हैं, और 42% डू लेस देन वंस अ वीक। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका कुछ मतलब दारू से संबंधित। अच्छा, ड्रिंकिंग अल्कोहल व्यूमन्स में सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब व्यूमन है वो करती हैं 4% है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कंजम्पशन जो मेन में है वो क्रिश्चियन मेन ज़्यादातर दारू पीते हैं ये, और मेन बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन। ठीक, जो अदर रिलीजन में है वो पीते हैं। अब ये इसमें तो ये पूरा सर्वे हो रहा है यार, ज़्यादातर तो लोग कहाँ बताते हैं। ठीक, जो सारा सॉरी जो एक्सक्यूज मी, जो रोज भी पी रहा है, रोज दारू खींच रहा है, वो भी बताएगा ओकेजनली। आप चले जाओ डॉक्टर, डॉक्टर भी मुस्कुरा देता है धीरे से कि ये देखो झूठ बोल रहा है। ठीक, तो ओकेजनली बोल देगा, या फिर कोई बताता ही नहीं, कि कौन बताता है दारू पी रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, वहीं से पता चला डॉक्टर की दुकान से बाहर निकले और तुरंत सीधे जो है ठेके पे चले गए। तो ये खैर ये बात है। ओवरऑल द प्रोपोर्शन जो है आपका मेन जो दारू पीते हैं उनमें गिरा है। NH अगर आपसे पूछा है कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन है NFHS 4 से 5वें में बढ़ा है कि घटा है, तो घटा है। पहले 29% था, अब 22% हो गया है, और जो विमेन का प्रतिशत है वो मोर और लेस सेम रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दे रखी है, आप लोग एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। यूपी भाई साहब विमेन जो है यूपी में सबसे मतलब टॉप पे है स्टेट में, जहाँ पे सबसे कम महिलाएं दारू पीती हैं। मतलब एक चीज़ देखो, ये वो भी हो सकता है कि बताती नहीं है या जो भी है। खैर, तो अगला टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित साइक्लोन असनी, जो अभी हम लोगों ने देखा। ये श्रीलंका ने नाम दिया, रात इसका मतलब होता है। ये 105 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड में इसकी विंड चल रही है, ईस्ट कोस्ट में भारत की आ रहा है, और ये हैवी रेनफॉल लाएगा। मौसम विभाग ये कह रहा है कि यहाँ पर ये लैंडफॉल नहीं करेगा, मतलब इस जमीन के अंदर थोड़ा सा भी नहीं जाएगा, और यहाँ से यहीं से तटीय क्षेत्र पे को छूता हुआ और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इसको मॉइस्चर मिलता नहीं, तो मॉइस्चर जहाँ ज़्यादा मिलता है उधर बढ़ जाता है। एक्चुअली वार्म वाटर और मॉइस्चर पे ही ये साइक्लोन जीवित रह सकता है। अगर यहीं खत्म हो जाए तो, या जिधर भी इसको ये मिलता है वहीं जाता है, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाता है, सीधी सी बात है। असनी जो है, जैसे साइक्लोन फानी आया था आपका 2019 में, और अम्फन आया था मई 2020 में ओवर द बे ऑफ बंगाल। ठीक, समर इन द पीक ऑफ समर इन मई, वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में। वार्म सी जब होती है तो ये अच्छी कंडीशंस होती है साइक्लोजेनेसिस की। ठीक है ना, जो गर्म समुद्र साइक्लोजेनेसिस के लिए और पानी के ऊपर इन प्रणालियों को ईंधन देने के परिपक्व स्थितियां पेश करती हैं, यानी कि मतलब अच्छे मैच्योर कर देता है इसे। एक्सट्रीमली सीवियर था भाई साहब साइक्लोन फनी, और सुपर साइक्लोन था अम्फन। इसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफ़ी जो है कहर बरपाया था। साइक्लोन असिन जो है असनी, ये देखिए ऐसे दिखा रहे हैं कि ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बाद छूते हुए निकल जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक, और देखो डेट वेट भी बताइए, तो काफ़ी अब वेदर फोरकास्टिंग अच्छी हो गई है। तो देखिए, मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं लगातार ऑडियो लेक्चर्स जो अभी आने वाले हैं हमारे एग्जाम्स यूपीपीएससी के, यूपीएससी के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स वाले वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो आप लोग उसको वहां पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग जो है उसका फायदा उठा सकें, और जरूर शेयर भी करिए। ठीक है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसको मैं और अच्छे से करना चाहूंगा अगर आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहें, मोटिवेशन देते रहें। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।